सोनपुर नामक एक गांव में एक छोटे से घर में बूढ़ी रमा अपने बेटी बबलू के साथ रहती थी। रमा के पति का देहांत बहुत पहले हो गया था और तब से उसकी पूरी दुनिया बस उसका बेटा ही था। लेकिन उसका बेटा बहुत आलसी और लापरवाह था, जबकि उसकी माँ बहुत मेहनती और साफ दिल की थी। बबलू, बेटा बबलू, और कितनी देर सोएगा? देख, सूरज सर पर चढ़ाया है। मैं नदी से पानी भी भर लाई और तू अब तक सो रहा? बेटा उठना, खेत पर नहीं जाना क्या? चल जल्दी से उठ जा, मैं खाना बनाती हूँ। बूढ़ी माँ रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। काफी देर बाद बबलू जगता है। माँ, ओ माँ, खाना बना क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना दो। लगता है खाना अभी तक बना नहीं है। पता नहीं माँ क्या करती रहती है, मुझे जाके देखना पड़ेगा। माँ, अभी तक खाना नहीं बना क्या? हाँ बेटा, बस बन ही गया। लेकिन पहले तू बता, आज तूने खेतों में काम किया या नहीं? अरे माँ, तुम हर रोज वही सवाल पूछती हो। मुझे भी तो थोड़ा आराम चाहिए। हर समय क्या मैं खेत में ही रहूंगा? बेटा गुस्सा क्यों करता है? खेती तो हमारा जीवन है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तुम हर बार यही पुरानी बातें करती हो। अरे आजकल ये खेत में कुछ नहीं रखा है। गांव के सब लड़के शहर जा रहे हैं और एक तुम हो कि मुझे कहीं जाने नहीं देती। बबलू अपनी माँ से अपनी नाराजगी जता के बाहर चला जाता है। थोड़े समय बाद बबलू की बूढ़ी माँ दुखी होकर बबलू को खाना परोस देती और फिर वहां से चली जाती है। खाना खाने के बाद बबलू अपनी माँ से बोलता है। अरे ओ माँ, मैं थोड़ी देर ढिल्लू के साथ बाहर टहलने जा रहा हूँ। आने में थोड़ी देर हो सकती है। इतना बोलकर बबलू घर से गांव की ओर टहलने के लिए निकल गया। बूढ़ी माँ अपने बेटे की लापरवाही को देख चिंतित होकर सोचती है। हे भगवान, मेरे बेटे को कब समझदारी आएगी? वो तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। बबलू अपने दोस्त ढिल्लू से उसकी दुकान में मिलने जाता है। ये दुकान ढिल्लू के पिता की थी, लेकिन वो भी कभी कभी दुकान चलाने के लिए दुकान में बैठता था। ढिल्लू और बबलू दोनों बचपन के दोस्त थे। ढिल्लू थोड़ा सूझबूझ रखने वाला और जिम्मेदार लड़का था। बबलू ढिल्लू से बोलता है। अरे ढिल्लू, आज फिर तू दुकान में बैठा है? चाचा जी फिर से कहीं बाहर गए हैं क्या? अरे नहीं नहीं, तू तो जानता है आजकल बाबूजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अब उनकी उम्र भी तो हो गई है, इसलिए यार घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे मुझे ही लेनी होगी। वैसे भी बाबूजी ने बहुत मुश्किलों से मुझे अकेले ही बड़ा किया है। माँ तो मेरी बचपन में ही गुजर गई थी। दोनों को बात करते करते अंधेरा हो गया, तो बबलू घर की ओर लौट आता है। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी माँ एक चारपाई पर सो रही थी। बबलू अपनी माँ को आवाज लगाते हुए बोला। माँ, ओ माँ, तुम क्या मुझे भूल गई हो? अरे मुझे खाना चाहिए, तुम तो मुझे खाना दिए बिना ही सो गई। बेटा, मैंने अभी खाने के लिए कुछ नहीं बनाया। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रसोई में जाकर देख, शायद कुछ दिन का बचा हुआ होगा। तू गरम करके खा ले। अपनी माँ के मुंह से ये सुनकर बबलू बड़बड़ाते हुए रसोई घर में गया। माँ भी ना, खुद भी कुछ नहीं खाई और मेरे लिए भी कुछ नहीं बनाया। ये सब सोच के राजू रसोई में दिन का बचा हुआ कुछ खाना खाकर सोने जाता है। अगली सुबह जब बबलू बाहर जाने के लिए तैयार होता है, तो देखता है कि उसकी माँ अब भी अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी। ये देखकर अपने मन में सोचने लगता है। अरे आज माँ को क्या हुआ? इतनी देर तक तो माँ नहीं सोती है। माँ तो मुझसे भी जल्दी उठ जाती है। बबलू ये सब सोच ही रहा था कि तभी माँ अचानक उठ के बबलू से बोलती है। बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तू मुझे थोड़ा गर्म पानी दे दे जरा। माँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है, तुम हर बार मुझे रोकती क्यों हो? बेटा, जब तू छोटा था तब मैं पूरी रात तेरी देखभाल किया करती थी। आज तू मेरी इतनी छोटी सी मदद भी नहीं कर सकता। माँ, मुझे बाजार जाना है, तुम खुद ही ले लो। मैं रोज रोज तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता। बेटा, माँ बाप के बिना सब कुछ अधूरा होता है, पर शायद तुझे मेरी बातें अभी समझ नहीं आएंगी।
बबलू अपनी माँ की बातों को अनसुना कर बाहर चला जाता है। बबलू फिर अपने दोस्त ढिल्लू की दुकान पर जाता है और दोनों दुकान में बैठकर बात करने लगते हैं। अरे ढिल्लू, हमारे हम उम्र के लगभग सभी किसी न किसी काम से गांव के बाहर गए हैं और एक हम हैं जो इसी गांव में खेती मजदूरी कर रहे हैं। बबलू, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? अच्छा ही है ना, हम गांव में अपने अपनों के साथ रहते हैं। और बबलू, हमें कभी भी दूसरों की जिंदगी से खुद की तुलना नहीं करनी चाहिए। वाह, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। ये सब बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं। हम अब बड़े हो गए हैं, इसलिए हमें अब घर की जिम्मेदारी उठाना सीखना होगा। तू भी थोड़ा अपनी माँ का ख्याल रखा कर, समझा? अरे ठीक है, इतना ज्ञान मत दे। अभी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। बबलू ये बोल के चिड़चिड़ा मन से घर को लौटता है। जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अरे ओ माँ, कहाँ गई तुम? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, खाना दो जल्दी। उसकी माँ रसोई से बाहर आके बोली, अरे तू क्या सिर्फ खाना खाने के बारे में ही सोचता है? तूने एक बार भी इस बीमार माँ के बारे में सोचा भी है? मेरी उम्र हो गई है, अब मैं तुझे ऐसे घर में बैठा कर नहीं खिला सकती। अरे सीख कुछ अपने दोस्त ढिल्लू से। कितना जिम्मेदार लड़का है वो, अपने पिता का कितना हाथ बटाता है। और एक तू है जो मुझे एक गिलास पानी भी नहीं दे सकता। बबलू को अपने माँ के मुंह से ये सब सुनकर गुस्सा आया और बोला, ठीक है, चला जाऊंगा मैं घर छोड़कर, रहना फिर अकेले ही। वैसे भी दिया ही क्या है आप लोगों ने मुझे? बाबा तो नशा कर करके बीमार होकर गुजर गए और मेरे लिए बस छोड़ गए एक जमीन का टुकड़ा। ये बोलकर बबलू गुस्से में घर छोड़कर चला गया और गांव के मंदिर में ही आज का दिन गुजारने की सोची। जब वो मंदिर पहुंचा तो उसे मंदिर के पुजारी जी मिले। पुजारी जी ने बबलू से कहा, अरे बबलू, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो कभी मंदिर नहीं आता, तो आज यहाँ कैसे? अरे पंडित जी, ऐसा कुछ भी तो नहीं है, मैं तो बस पूजा करने आया था। बबलू पंडित जी को अपनी माँ के साथ हुई झगड़े के बारे में कुछ नहीं बताता है और मंदिर से चला आता है और थोड़ी देर गांव में इधर उधर घूमता है और फिर थक हार कर घर लौट आता है। बूढ़ी माँ घर के बाहर बैठ उसका इंतजार कर रही थी। माँ बबलू को देख तुरंत बोलती है, अरे बेटा, आ गया तू? चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। बबलू अपनी माँ की इस बर्ताव को देख थोड़ा हैरान हो गया। उसने मन ही मन सोचा, आज तो मैंने माँ को इतनी बातें सुनाई थी, फिर माँ मेरे साथ अभी इतना अच्छा व्यवहार कर रही है। मुझे तो लगा था माँ आज मुझसे बहुत गुस्सा होगी। बबलू यही सब सोच के अपनी माँ के साथ रात का खाना खाता है और थोड़ी देर बाद अपने कमरे में सो जाता है। अगली सुबह बबलू फिर से ढिल्लू की दुकान में जाता है तो ढिल्लू उससे पूछता है, अरे बबलू, आज तो तू सुबह सुबह ही आ गया। क्या हुआ, आज खेत पर नहीं जाना क्या? अरे भाई, कैसी खेत? जमीन के नाम पे तो वो बंजर जमीन पड़ी हुई है। कौन करे इतनी मेहनत? जिंदगी हो तो तुम्हारी जैसी, दुकान में बैठे बैठे पैसे मिलते हैं। कितना आराम का काम है तेरा। अरे भाई, तू हमेशा ऐसे ही क्यों सोचता है? कोई भी काम छोटा बड़ा या कम ज्यादा मेहनत वाला नहीं होता। सबका अलग अलग संघर्ष होता है। हाँ ठीक है, तू सुबह सुबह शुरू मत हो। अब आया हूं तो एक चाय ही पिला दे। दोनों को चाय पीते बात करते हुए दोपहर हो जाती है और बबलू ढिल्लू से विदा लेकर घर चला जाता है। घर पहुंचते ही उसकी माँ उससे बोलती है, बेटा बबलू, अच्छा हुआ तू आ गया। तू मेरा एक काम कर दे, तू कुछ लकड़ियां काट दे। मुझसे तो अब ये सब नहीं होता, कमर में दर्द होने लगता है। अरे माँ, अभी अभी तो घर आया हूँ, आते ही काम करने के लिए बोल रही हो? मुझे अभी कुछ करने का मन नहीं है, मैं बाद में कर दूंगा। बबलू की बात सुनकर उसकी माँ उदास हो जाती है और बबलू से बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती है। कुछ समय बाद बबलू दोपहर का खाना खाने के बाद फिर गांव में टहलने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसको लालचंद नाम का एक जमींदार मिलता है। जमींदार बबलू को देखकर उससे बोलता है, अरे बबलू, कहाँ इधर उधर भटक रहा है? मुझे अपने खेत के लिए कुछ मजदूरों की जरूरत है। तू भी आजा, अच्छे पैसे दूंगा। बबलू इतराते हुए बोलता है,
अरे सेठ जी, मैं ये सब मजदूरी वाले काम नहीं करता, आप किसी और को ढूंढ लो। बबलू ये बोलकर वहां से ढिल्लू की दुकान की ओर चला गया। ढिल्लू बबलू को देखकर पूछता है, अरे भाई, तू अभी थोड़ी देर पहले ही तो यहाँ से गया था ना, अभी फिर से आ गया। कभी अपनी उस बूढ़ी माँ की भी मदद कर लिया कर, ऐसे दिन भर घूमा मत कर भाई। अरे अब तू शुरू मत हो यार, सब लोग तो बस मुझे ही सुनाते रहते हैं। अरे चैन से जीने भी दोगे तुम लोग मुझे? अरे तू गुस्सा क्यों कर रहा है? मैं तो तेरे ही भले के लिए बोलता हूँ। ये सब छोड़, अभी मेरे मन में एक विचार आया है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी तेरे ही तरह गांव में ही एक दुकान खोल लूँ। तू क्या बोलता है, खोल लूँ मैं दुकान? ढिल्लू थोड़ा हैरान होकर बबलू से पूछता है, तू दुकान खोलेगा? किस चीज का दुकान खोलेगा? और क्या तू दुकान चला भी पाएगा? अरे क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं चला पाऊंगा? दुकान चलाने की चिंता नहीं है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि मैं किस चीज की दुकान खोलूं और कहां पर खोलूं। ठीक है फिर, तूने अगर दुकान खोलने की ठान ही ली है तो एक काम कर, तू फल का दुकान खोल। हमारे गांव में कोई भी फल की दुकान नहीं है। गांव के सब लोग बाजार जाकर ही फल खरीदते हैं। और तू जगह की चिंता मत कर, मेरे जो गिरधारी चाचा है ना, तो इनसे बात कर, वो तुझे गांव में एक अच्छी सी जगह पर दुकान दिलवा देंगे। ठीक है भाई, फिर मैं आज ही उनसे मिलने जाऊंगा। बबलू थोड़े समय बाद गिरधारी लाल से मिलने जाता है। चाचा, अरे ओ गिरधारी चाचा, थोड़ा बाहर तो आइए, आपसे कुछ बात करनी है। अरे बबलू, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ काम था क्या? हाँ चाचा, ढिल्लू ने बताया कि आप ही मेरी मदद कर सकते हो। दरअसल मुझे गांव में एक दुकान खोलनी है और मुझे एक अच्छी सी जगह चाहिए थी। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। आखिर तू भी जिम्मेदार लड़का बन ही गया है। ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, लेकिन हाँ, दुकान का भाड़ा हर महीने समय पर देना होगा। ठीक है चाचा, मुझे मंजूर है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कुछ दिनों में राजू इधर उधर से कुछ पैसे जुटाकर दुकान खोल लेता है। लेकिन बबलू दुकानदारी में कच्चा था। उसे तो अपने ग्राहकों के साथ ठीक से व्यवहार भी नहीं करना आता था। धीरे धीरे बबलू का दुकानदारी में भी मन नहीं लग रहा था। अरे मैं तो थक गया हूँ दुकान में बैठते बैठते। आज तो ग्राहक भी नहीं आ रही। कितने दिनों से कहीं घूमने भी नहीं जा पा रहा। ये दुकानदारी से अच्छा तो घर में थोड़ा सो ही लेता। ये सब सोच के बबलू दुकान बंद करके घर की ओर निकल गया। कुछ समय बाद बबलू घर पहुंचा। बूढ़ी माँ उसे देख के बोलती है, बेटा, तू आज इतनी जल्दी घर आ गया? क्या आज बिक्री अच्छी हुई है? क्या हाँ बिक्री, दुकान में तो एक भी ग्राहक नहीं है। लगता है आजकल के लोग फलों का लुत्फ उठाना भूल गए हैं। ऐसे में पूरा दिन दुकान में कौन बैठेगा? इससे अच्छा तो घर में थोड़ा आराम ही कर लिया जाए। वैसे भी आज मौसम अच्छा नहीं लग रहा, लगता है बारिश होने वाली है। ठीक है फिर, आज तो थोड़ा आराम ही कर ले। बारिश भी होने वाली है। लेकिन बेटा, कल याद से दुकान में चले जाना। तू ऐसे रोज रोज आराम के बारे सोचेगा तो कैसे चलेगा? बहुत मुश्किलों से तो तुझे ये दुकान मिली है। इसे अपनी आलस की वजह से हाथ से मत जाने देना। हाँ माँ, ठीक है, तुम इतनी चिंता क्यों करती रहती हो? अभी तुम यहाँ से जाओ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। ये बोलकर बबलू अपने चारपाई में लेट जाता है और उसकी माँ खाना बनाने के लिए रसोई चली जाती है। और तभी हल्की हल्की बारिश भी होने लगती है। एक दिन जब लल्लन नाम का एक व्यक्ति बबलू की दुकान में आया। अरे बबलू, मुझे कुछ फल चाहिए, तो कुछ अच्छे फल निकाल दे। एक काम कर, मुझे 1 दर्जन केले और 1 किलो सेब दे। हाँ, अभी देता हूँ। लेकिन ये तो बता, सेब कितने रुपए किलो हैं? अरे चाचा, क्या दाम के बारे में पूछते हो? गांव के लोगों से क्या ज्यादा पैसे लूंगा? आपको सिर्फ 100 रुपए किलो के भाव में दे दूंगा। अरे अरे, पागल हो गया है क्या? इतना दाम किस बात का भाई? बाजार में तो 50 रुपए किलो मिल रहा है। तू तो यहाँ गांव वालों को लूट रहा है रे। अरे वो चाचा, लेना है तो लो, वरना निकल लो। ये लूटने की बात मत करो, ठीक है? हाँ हाँ, जा रहा हूं। वैसे भी कौन ही तेरी दुकान से फल खरीदेगा। लल्लन बबलू की कड़वी बातें सुन के वहां से चला जाता है।
बबलू के ऐसे रूखे व्यवहार की वजह से गांव के लोगों ने उसकी दुकान से फल खरीदना बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप उसकी दुकान के फल खराब होने लगे। दुकान में बिक्री न होने के कारण वो दुकान का भाड़ा भी नहीं दे पाता था और उसने गांव के कई लोगों से उधार भी ले रखा था। गांव के लोग उससे बार बार उधारी के पैसे मांगने आते थे और उसको धमकी भी दे जाते थे। अबे ओ बबलू नालायक कहीं का, कब देगा हमारे पैसे? पैसे दे, नहीं तो तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। हाँ हाँ, बस कुछ दिनों में दे दूंगा। इतवार तक का समय दे रहा हूं, उस दिन तक पैसे दे दिए तो ठीक है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं, समझे? कुछ दिनों बाद दुकान का भाड़ा ना भरने की वजह से उसकी दुकान बंद करवा दी गई। लेकिन वो इतना लापरवाह लड़का था कि उस पर इन सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। एक दिन जब बबलू गांव में ऐसे ही घूम रहा था तो उसको रास्ते में दो लोग घेर लेते हैं और उसको धमकी देते हुए बोलते हैं, अबे ओ बबलू, बहुत हो गया तेरा, सीधे सीधे हमारे पैसे वापस कर, नहीं तो तुझे बहुत पीटेंगे और सारा पैसा यहीं वसूलेंगे। अरे अरे सेठ जी, इतना गुस्सा मत करो, मैं आज ही आप लोगों का पैसा वापस कर दूंगा। ठीक है, आज शाम तक पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो तेरा बुरा हाल कर देंगे। बबलू उन लोगों की बात से बहुत डर जाता है और परेशान होने लगता है। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। माँ के पास कुछ गहने हैं, मैं जाकर फिलहाल उनको लेकर जमींदार के पास गिरवी रखकर गांव वालों का उधार चुकता कर देता हूँ, नहीं तो मेरी बहुत पिटाई होगी। ये सब सोच के बबलू अपने माँ के गहने चुपचाप चुराकर जमींदार के पास गिरवी रखने जाता है। जमींदार जी, क्या आप ये गहने रख के मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। क्यों रे राजू, उस दिन बड़ी डींगे हाँक रहा था, अब क्या हुआ? अब क्यों गहने गिरवी रखने आया है? अरे उस दिन की बातों को भूल जाइए ना, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आप ये गहने रख के मुझे पैसे दे दीजिए ना। ठीक है, तू इतना जोर दे रहा है तो मैं तुझे पैसे दे देता हूँ। जमींदार से पैसे लेकर बबलू अपना सारा उधार चुकता कर देता है। ये लो तुम लोगों के पैसे, अब दोबारा पैसे मांगने मत आना। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे पैसे तूने नहीं हमने उधार लिए थे। हमें कोई शौक नहीं है तुझसे पैसे मांगने का, हम तो अपने पैसे ही मांग रहे थे। चल भाग यहां से। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बबलू की माँ अपनी अलमारी देखती है तो उसे अपने गहने नहीं मिलते। गहने नहीं मिलने पर वो बहुत परेशान हो जाती है और हड़बड़ाते हुए बबलू को ढूंढने गांव में निकल जाती है। रास्ते में उसी गांव का मुखिया मिला। मुखिया बबलू की माँ को ऐसी घबराई हुई देखकर पूछता है, अरे बहन जी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? मुखिया जी, अब आपको क्या बताऊं, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरे गहने किसी ने चुरा लिए हैं। अब मैं क्या करूंगी? मैंने तो वो गहने मेरे बेटे बबलू के भविष्य के लिए बचा कर रखे थे। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। आपने ठीक से घर में देखा कि नहीं? मैंने सब जगह देखी है, मुझे कहीं नहीं मिले। इसलिए मैं बबलू को ढूंढने निकली हूँ, शायद वही कुछ कर पाए। मैं इस उम्र में कहाँ कहाँ जाऊंगी। सुनिए बहन जी, आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, आप बुरा मत मानिए। क्या हुआ है मुखिया जी, ऐसी क्या बात है? मुझे लगता है बबलू ने ही गहने लिए होंगे। गांव में उसके ऊपर बहुत उधारी थी और हाल ही में उसने अपनी सारी उधारी चुका दिए थे। बबलू ऐसा नहीं कर सकता मुखिया जी, वो लापरवाह जरूर है लेकिन कभी चोरी नहीं कर सकता। बबलू की बूढ़ी माँ मुखिया की बातें सुनकर उदासी भरे मन से घर लौट गई। कुछ समय बाद जब बबलू घर आया तो उसकी माँ ने उससे सीधे सवाल किया, बबलू तू सच सच बता, क्या तूने ही मेरी अलमारी से गहने लिए हैं? माँ की बात सुनने के बाद बबलू कुछ भी नहीं छुपाता है और अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। बबलू के मुंह से ये सब सुनने के बाद उसकी माँ उससे गुस्से में बोलती है, अरे नालायक, तू अब अपने ही घर में चोरी भी करने लगा। क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं? अब मैं तुझे क्या ही दोष दूं, मेरे ही भाग्य खराब थे जो मुझे तुझ जैसा नालायक बेटा मिला। अपनी माँ के मुंह से ये सब सुनने के बाद बबलू गुस्से में घर से निकल जाता है और जाकर ढिल्लू की दुकान में बैठता है। ढिल्लू उसको देखकर उससे पूछता है, बबलू तू इतने गुस्से में क्यों है भाई? मत पूछो यार, मेरी जिंदगी तो नर्क बन गई है। रोज रोज माँ मेरे साथ झगड़ा करती है।
और आज तो हद ही हो गई। माँ को मैंने सब कुछ सच बताया, फिर भी माँ ने मुझे बहुत कुछ सुनाया। अरे हुआ क्या वो तो बता पहले। देख भाई, तू तो जानता ही है मुझसे दुकानदारी नहीं हुई और मुझ पर कितना उधारी आ गया था। इसीलिए मैंने अपनी माँ के गहने गिरवी रख के सारे उधारी चुकता कर दी। और वैसे भी माँ ने तो वो सारे गहने मेरे लिए ही रखे थे ना, और मुसीबत के समय मैंने वो गहने इस्तेमाल कर लिए तो क्या गलत किया। मेरे घर वालों ने मेरे लिए आखिर किया ही क्या है? जायदाद के नाम पर सिर्फ एक टुकड़ा जमीन और बस थोड़े से गहने। जब उससे मेरा कुछ भला हुआ तो उससे भी माँ को दिक्कत है। मैं तो तंग आ गया हूं माँ से। तू पागल हो गया है क्या? कुछ भी बोले जा रहा है। अरे तेरी माँ तो तेरे भले के लिए ही बोलती है ना। तूने वो गहने लिए नहीं, तूने वो गहने चुराए हैं। और चोरी करना अच्छी बात होती है क्या? तू कभी नहीं समझेगा माँ की कीमत। मुझसे पूछ माँ के बिना कैसा लगता है। तू तो हमेशा मेरे माँ की ही पक्ष लेता है। तू मेरा दोस्त है या नहीं? बबलू जब ये सब ढिल्लू से कह रहा था तो ढिल्लू के पिता ने भी ये सारी बातें सुन लिया और वो बबलू से बोलते हैं, अरे बबलू बेटा, तू तो बिल्कुल अपने पिता की तरह निकला रे। तेरी वो बेचारी बूढ़ी माँ ने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन तू है कि अपनी माँ के बारे में ऐसी सोच रखता है। तू कितना बुरा बेटा है रे। तू तो बिल्कुल अपने पिता की तरह लापरवाह और स्वार्थी है। तेरे पिता ने तो अपने नशे के लिए तेरे दादाजी से मिली हुई सारी जमीन बेचकर खत्म कर दी, लेकिन तेरी माँ ने तेरे पिता से लड़कर तेरे भविष्य के खातिर थोड़ी जमीन बचा ली। अरे जब तू छोटा था तब तेरी माँ दूसरों के घर में काम करके तेरा पालन पोषण करती थी, और अब तू उनके बलिदानों का ये सिला दे रहा है। ढिल्लू के पिता से ये सुनने के बाद बबलू को बहुत बुरा लगा और उसको अपने माँ के साथ किए हुए बुरे बर्ताव का पछतावा होने लगा। आप सही बोल रहे हो चाचा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता नहीं था माँ ने मेरे लिए क्या क्या सहा है। आपने तो मेरी आंखें खोल दी चाचा जी। मैं बेवकूफ बार बार अपनी माँ को दुखी कर देता था। मुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। अब मैं क्या करूं? किस मुंह से माँ से माफी मांगूं? मैं तो माफी का भी हकदार नहीं हूं। अरे तू मायूस मत हो, वो तेरी माँ है और माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं रहती। हाँ बेटा, जो हुआ सो हुआ। मान लिया कि तूने गलती की है, लेकिन तू इस गलती का प्रायश्चित कर सकता है। तू अभी घर जाओ और अपनी माँ से माफी मांग और आगे से उनका अच्छे से ख्याल रखना। उन्हें कोई भी तकलीफ मत होने देना। बेचारी ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। बबलू उन लोगों से ये सब बात करके घर की ओर निकला। घर पहुंचकर बबलू अपनी माँ से अपनी गलती की माफी मांगता है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलतियां की है। मैंने तुझे बहुत ठेस पहुंचाई है, लेकिन माँ, अब से तुझे कुछ भी तकलीफ नहीं होने दूंगा और मैं तुम्हारे गहने भी वापस लाऊंगा। माँ, मैं रोज बहुत मेहनत करूंगा। कोई बात नहीं बेटा, देर से ही सही तू समझा आखिर। लेकिन बेटा तुझे मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं तो तेरे भविष्य को लेकर चिंता करती हूँ, इसलिए तुझे काम करने के लिए बोलती हूँ। मेरा क्या है, मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ ना। तू तो बस मेरे साथ अच्छे से बातचीत कर लिया करना और मुझसे कभी दूर मत जाना। यही मेरे पास रहकर जो भी तू कमाए उसी में मैं खुश रहूंगी। ये सब बात करते हुए दोनों माँ बेटी की आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह बबलू पूरे जोश में अपनी जमीन में खेती करने के लिए चला जाता है। ऐसे ही बबलू रोज मेहनत से खेती बाड़ी या मजदूरी करके अपनी माँ के साथ खुशी से जीवन बिताने लगता है। दिसंबर का महीना अभी शुरू ही हुआ था और सर्दी इस कदर बढ़ चुकी थी कि हवा में मानो बर्फ घुल गई हो। ऐसी ठंड कि हवा भी मानो चाकू की तरह चुभ रही हो। गांव के सभी लोग ठंड से परेशान हो चुके थे। वहीं गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी में सुनील नाम का एक गरीब आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था।
बीमार माँ खाट पर पड़ी कांप रही थी। कमजोरी से उठ भी नहीं पा रही थी। सांस भारी, आंखें धुंधली और चेहरा झरझर। लेकिन बेटे का नाम पुकारने की ताकत अभी भी बाकी थी। सुनील, ओ बेटा, ज़रा पास आ जा। बहुत ठंड लग रही है, सीना जल रहा है बेटा। सुनील माँ की आवाज सुनकर दौड़ता हुआ उसके पास जाता है। हाँ माँ, अभी लकड़ियां जलाता हूँ। मैं तो लकड़ियां लाने ही जंगल गया था। सुनील तुरंत लकड़ियां लाकर माँ के पास आग जला देता है। माँ, अब ठंड से थोड़ी राहत मिली? हाँ बेटा, अब शरीर में थोड़ी गर्माहट लग रही है। क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों है तू? माँ, मैं कैसा बेटा हूँ जो अपनी माँ के लिए एक मोटा कंबल भी नहीं ला सकता? बेटा, ये तू क्या बोल रहा है? मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस तू मेरे पास बैठ। नहीं माँ, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी किसी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाता, लेकिन तू चिंता मत कर माँ। मैं कल ही जमींदार जी से कुछ उधार मांगकर तुम्हारे लिए एक कंबल ले आऊंगा। माँ, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। मैंने खाना बना के रख दिया है, तू समय से खा लेना और अपना ख्याल रखना। मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तू भी अपना ख्याल रखना और जल्दी घर आ जाना। मैं जानती हूँ कि इतनी ठंड में तेरी छाती में कितनी झंझनाहट होती होगी। ऊपर से मैं तुझ पर बोझ बनकर बैठी हूँ। पता नहीं ये ईश्वर कब तक तेरी परीक्षा लेगा। माँ, तू ऐसा क्यों बोलती है भला? तेरे सिवा मेरा कौन है इस दुनिया में? आइंदा से ऐसा कभी मत बोलना। अब मैं चलता हूँ, देर होगी तो जमींदार गुस्सा होगा। ठीक है बेटा। सुनील अपने फटे हुए गमछे को कसकर बांधता है और झोपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। सुनील पैदल चल रहा था। हवा इतनी तेज थी कि मानो रास्ते में हर कदम पर उसे रोक रही हो, पर पेट भरने के लिए वह चलते जा रहा था। लगता है रास्ते भर मुश्किल होगी, लेकिन काम पर तो जाना ही होगा। हे भगवान, कब तक ऐसे चलेगा? माँ को बीमार देखता हूँ तो हिम्मत टूट जाती है। सुनील यह सोचते हुए जा रहा होता है, तभी एक बुजुर्ग पास से गुजरते हैं। अरे सुनील बेटा, इतनी ठंड में काम पर जा रहा है, तू अपना ख्याल रखा कर। क्या करें काका, पेट की आग ठंड से बड़ी होती है, इसलिए घर से निकलना ही पड़ता है। हाँ बेटा, ये तो सच कहा तूने। सुनील गांव के ही जमींदार के पास मजदूरी कर अपना और अपनी मां का गुजारा करता था। सुनील ठंड से कांपते हुए जमींदार के बड़े गेट से अंदर घुसता है। जमींदार दूर से ही उसे घूर रहा होता है। अरे सुनील, आज इतनी देर से क्यों आया? घड़ी देखी है तूने? मालिक, वो ठंड बहुत है और माँ भी बीमार है, इसलिए देर हो गई। ठंड सिर्फ तुझे लगती है, हम लोगों को ठंड नहीं लगती क्या? ये रोज रोज देर से आना बंद कर। अगर आज के बाद लेट आया ना तो सीधे काम से निकाल दूंगा, समझा? नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो मेरे घर में चूल्हा तक नहीं जलेगा। मैं रोज समय पर आऊंगा। चल जाकर काम पर लग जा। इसके बाद सुनील चुपचाप काम पर लग जाता है। ठंड से मजदूरों के शरीर एकड़ रहे थे, लेकिन सब काम पर लगे हुए थे।
इस प्रकार सुबह से शाम तक सुनील ने काम में अपना सब कुछ झोंक दिया। हर बार बोरी उठाना उसकी मजबूरी की कहानी कह रहा था। पास खड़े दूसरे मजदूर आपस में बातें करते हैं। अरे सुनील भाई, आज तू बहुत परेशान लग रहा है। क्या बताऊं भाई, घर में खाने को कुछ नहीं, माँ भी बहुत बीमार है, ऊपर से ये ठंड का कहर। माँ रात भर ठंड से कपती है, उसके लिए एक मोटा कंबल लेना है। सोच रहा हूँ आज मालिक से थोड़े पैसे मांगू, शायद दे दे। मालिक का दिल पत्थर का है सुनील, पर कोशिश कर ले, शायद आज सुन ले। सुनील कांपता हुआ मालिक के पास पहुंचता है। मालिक जी, आज कुछ पैसे दे दीजिए। घर में खाने को कुछ नहीं है और माँ भी ठंड से कांप रही है। उसके लिए एक मोटा कंबल लेना है, थोड़ा बहुत ही दे दीजिए मालिक। मालिक गुस्से में तिरछी नजर से सुनील को देखता है। अरे अभी कुछ दिन पहले ही तो पैसे दिए थे, इतनी जल्दी जल्दी पैसे देते रहूं क्या? तुम सब गरीबों का हर दूसरे दिन यही रोना होता। जा अगले हफ्ते आना। मालिक, बस थोड़े बहुत दे दीजिए, नहीं तो माँ ये ठंड भी नहीं निकल पाएगी। समझ में नहीं आता क्या? नहीं मिलेंगे पैसे, अब जा, काम बंद हो गया। सुनील चुप हो जाता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। सूरज ढल चुका था। सुनील मन ही मन सोचता है, हे भगवान, कौन सी परीक्षा ले रहा है तू? घर जाकर माँ को क्या जवाब दूंगा? दिन भर की मेहनत, थकान और मालिक के कठोर शब्दों का बोझ लेकर सुनील घर की ओर चल रहा था। उसके मन में निराशा थी, मगर उम्मीद की छोटी सी लौ अभी भी बुझी नहीं थी। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे ऊपर वाले, क्या हमारे दुख कम थे जो अब यह बिन मौसम की बारिश शुरू कर दी? कुछ तो रहम कर। बारिश और तेज होने लगती है। उसके कपड़े भीग चुके थे। ठंड शरीर में सुई की तरह चुभ रही थी। लेकिन माँ अकेली है, यह सोच उसके कदम बढ़ते जा रहे थे। किसी तरह सुनील अपनी झोपड़ी तक पहुंचता है। अंदर माँ ठंड से कांप रही थी। बेटा कहाँ रह गया था तू? बेटा तू तो पूरा भीग गया है। हाँ माँ, बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी लकड़ियां जलाता हूं। तू भी तो ठंड से कांप रही है। सुनील जल्दी से लकड़ियां जलाता है और माँ के पास ही बैठ जाता है। माँ, आज तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तुझे भूख लगी होगी। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं लगी है, लेकिन तुझे भूख जरूर लगी होगी। सारा दिन मजदूरी करके आया है और खाने के लिए कुछ नहीं है। नहीं माँ, मुझे भी भूख नहीं लगी है। दोनों माँ बेटा रसोई के खाली डब्बों से वाकिफ थे, इसलिए चुपचाप खाली पेट सो जाते हैं। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी, लेकिन सुनील की मुसीबतें थमने का नाम ही नहीं ले रही थीं। सुनील, ओ सुनील। बाहर कौन चिल्ला रहा है? सुनील तुरंत झोपड़ी से बाहर निकलता है। जमींदार साहब, आप यहां। मैं अभी काम पर आ ही रहा था। सुनील, तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप क्या बोल रहे? मैं सही बोल रहा हूं। सुनील, दरअसल मेरा यहां का काम खत्म हो गया है, इसलिए मैं अब ये गांव छोड़कर जा रहा हूं। और ये घनश्याम जी हैं, इस गांव के नए जमींदार, और ये जमीन जिस पर तुमने ये झोपड़ी बना रखी है, इसे भी मैंने इनको ही बेच दिया है। इसीलिए तुझे ये जगह खाली करनी होगी। ये सुनते ही सुनील के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये आप क्या बोल रहे साहब? आपको पता है मेरी माँ कितनी बीमार है। भला इतनी सर्दी में मैं उसे लेकर कहाँ जाऊंगा? मुंह गरीब पर थोड़ी तो रहम कीजिए। सुनील, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अब जो बात करनी है इनसे करो। ठीक है घनश्याम जी, मैं चलता हूं। साहब, आप तो मेरी मजबूरी समझिए। देखो भाई, मैं भी कुछ नहीं कर सकता।
दरअसल मुझे इस जमीन पर कारखाना लगवाना है और आज से ही काम शुरू करना है, इसलिए तुम्हें अभी इस झोपड़ी को खाली करनी होगी। हाँ, मैं बस तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूं कि जब कारखाना तैयार हो जाएगा तो मैं तुझे उसमें काम जरूर दूंगा। सुनील उस आदमी के सामने बहुत हाथ जोड़ता है, लेकिन वह उसकी एक भी नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। लखन, मैं जा रहा हूं, तू झोपड़ी खाली करवा के आना। सुनील अब पूरी तरह से टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो माँ को लेकर कहाँ जाएगा। वह झोपड़ी के अंदर जाता है तो माँ को देख चौंक जाता है। माँ अपना कुछ सामान लेकर तैयार थीं। माँ, कुछ मत बोल बेटा, मैंने सब कुछ सुन लिया है। चल बेटा, देखते हैं ये ईश्वर हमारी और कितनी परीक्षाएं लेता है। दोनों माँ बेटा अपना जरूरी सामान लेते हैं और झोपड़ी से निकल जाते हैं। सुनील को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो माँ को लेकर कहाँ जाए, और वो माँ से बोलता है, माँ कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतनी ठंड में तुझे लेकर कहाँ जाऊं। बेटा तू परेशान मत हो, ऊपर वाला हमें यहाँ तक लेकर आया है तो आगे का सफर भी वही तय करेगा। माँ चल, हरीश के घर चलते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दे। दोनों माँ बेटा बड़ी उम्मीद के साथ हरीश के घर की ओर जाते हैं। तभी हरीश रास्ते में ही मिल जाता है। अरे सुनील, तू यहाँ वो भी माँ को लेके? तूने तो बताया था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं, फिर इतनी ठंड में तू इन्हें लेकर कहाँ जा रहा? अरे हरीश, तुम्हें क्या बताऊं भाई, मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ गिर पड़ा है, इसलिए मैं तुम्हारे घर ही मदद की उम्मीद में जा रहा था। ऐसा क्या हो गया भाई? दरअसल हरीश, तुझे तो पता है कि हम जमींदार जी के जमीन पर झोपड़ी बना के रहते थे, और आज सुबह जमींदार साहब ने हमें झोपड़ी से निकल दिया है। सुनील हरीश को सारी बात बताता है। भाई अब तू हम पर दया कर और अपने घर में 2-4 दिन के लिए पनाह दे दे। हरीश थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। क्या हुआ भाई, कुछ तो बोल। सुनील, मुझे तुझ पर पूरी हमदर्दी है, लेकिन तू जानता है कि मेरे पास भी सिर्फ एक ही कमरा का घर है और उसी में हम 5 लोग रहते हैं। हम दोनों पति पत्नी और हमारे 3 बच्चे। भला मैं तुम्हें कहाँ रखूंगा? मुझे माफ कर दे भाई। सुनील कुछ बोलता उससे पहले माँ बोल पड़ती है। हरीश बेटा, तू माफी मत मांग। बेटा हम समझ रहे तेरी मजबूरी, कोई बात नहीं बेटा, हम कुछ और इंतजाम कर लेंगे। दोनों माँ बेटा गांव के चौपाल पर बैठ जाते हैं। शाम ढलने को आ गई थी और ठंड भी अपनी चरम सीमा पर थी। दोनों रात के भूखे ठंड से ठिठुर रहे थे। माँ, ठंड बहुत बढ़ गई है, तेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। चल रामू काका के घर चलते हैं। नहीं बेटा, अब मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी। बेटा हम जानते हैं कि इस ठंड में सबका खुद का गुजारा करना मुश्किल है, तो भला वो लोग हमें कहाँ जगह देंगे? हम सबसे मदद मांगकर उन्हें शर्मिंदा नहीं कर सकते। माँ तू ठीक बोल रही, लेकिन कुछ नहीं बेटा, अब सब ऊपर वाले पर छोड़। दोनों माँ बेटा बैठे हुए थे, तभी वहाँ गांव के सत्याजी आ जाते हैं। अरे सुनील, इतनी ठंड में माँ को लेकर यहाँ क्यों बैठा है? क्या बताऊं, काका रहने का कोई ठिकाना नहीं है और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं। सुन, सारी बातें बाद में बताना, पहले माँ को लेकर मेरे घर चल। सच में काका, आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? अरे पगले, इसमें परेशानी कैसी? हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सत्याजी दोनों माँ बेटा को लेकर अपने घर पहुंचते हैं। राधा बेटी जरा लकड़ियां जला और कुछ गर्मा गर्म खाने को भी ला। राधा तुरंत लकड़ियां जलती और दोनों माँ बेटा पेट भरकर खाना खाते हैं और गर्मा गर्म चाय पीते हैं। उसके बाद सुनील काका को सारी बात बताता है। काका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप मदद न करते तो पता नहीं इस ठंड में हमारा क्या होता। बेटा कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन तू कभी हार नहीं मानना और आराम से यहाँ रहे।
भाई साहब, ये बिटिया कौन है? आपका तो सिर्फ एक बेटा है ना, जो शहर में रहता है। बहन जी, ये राधा है मेरी बहन की बेटी, और अब इसके माता पिता के गुजर जाने के बाद ये मेरे पास ही रहती हैं। और अब यह मेरी जिम्मेदारी है बस एक बार इसकी शादी एक अच्छे लड़के से करवा दूं। राधा बूढ़ी माँ का बहुत ख्याल रखती है। इधर सुनील भी गांव में छोटा मोटा काम करने लगता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन सत्या जी सुनील की माँ से बोलते हैं, बहन जी, राधा को आपसे एक माँ का प्यार पाकर देख बहुत खुशी होती है। भाई साहब, सच कहूँ तो मुझे बिटिया के साथ बहुत खुशी होती है। वो मेरा बहुत ख्याल भी रखती है। बहन जी, कई दिनों से मन में एक बात चल रही, आप बुरा ना माने तो बोलूं। हाँ हाँ भाई, जरूर बोलिए। मैं राधा का ब्याह सुनील के साथ करना चाहता हूं, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो। अरे भाई साहब, आपने तो मेरी दिल की बात बोल दी। मैंने तो जब से राधा को देखा है तब से ही इसे बहू बनाना चाहती हूँ, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है कि मैं आपसे कुछ नहीं बोल पाई। बहन, सुनील एक बहुत ही ईमानदार, मेहनती और समझदार लड़का है, और मुझे अपनी राधा के लिए ऐसा ही लड़का चाहिए। रही बात धन दौलत की, तो बस अभी सुनील की किस्मत उसके साथ नहीं, लेकिन जल्दी ही उसके भी अच्छे दिन आएंगे। आप घबराओ नहीं। दोनों सुनील और राधा की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और दूसरे दिन ही मंदिर में उनका ब्याह करवा देते हैं। सुनील बेटा, आज मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं बेटा। काका, आप हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। चाहता हूं बेटा, बस तुम सब मेरे साथ चलो। बेटा, आज से ये घर और ये सारे खेत तुम्हारा हुआ। काका, ये आप क्या बोल रहे, और ये किसका घर है? भाई साहब, आप ये सब हमें देकर शर्मिंदा न करें। माना कि इतना सब कुछ हम राधा को नहीं दे पाएंगे, पर आप सुनील पर भरोसा रखिए कि ये राधा को एक अच्छी जिंदगी देगा। बहन जी, आप लोग गलत समझ रहे हैं। आप लोग पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। दरअसल ये घर और ये सारे खेत मेरी बहन के हैं, जो अब राधा के नाम है, और अब ये सब कुछ सुनील का हुआ। ये सब तो मेरे पास सिर्फ मेरी बहन के अमानत के तौर पर थे, और मैंने ये सब कुछ पहले किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहता था कि सिर्फ दौलत की लालच में कोई राधा से ब्याह न करे। सुनील बेटा, मुझे यकीन है कि तुम अब इन सब का अच्छे से ख्याल रखोगे। भाई साहब, मेरे बेटे को राधा के रूप में लक्ष्मी दी है। सच में आपने तो मेरे बेटे की किस्मत ही बदल दी। बहन जी, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब करने वाला तो सिर्फ ऊपर वाला है। हम सब तो सिर्फ उसके हाथ की कठपुतली है। अच्छा, अब मैं चलता हूं। मामा जी, क्या आप हमारे साथ नहीं रहेंगे? नहीं बेटा, मैं तो सबसे पहले गंगा नहाने जाऊंगा, फिर कुछ दिन बेटे के पास जाऊंगा। वो भी कितने दिनों से बुला रहा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। माँ जब झोपड़ी से निकाल दिए गए थे तो भगवान पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन आज बहुत पछतावा हो रहा है। बेटा, कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और अच्छा, क्योंकि उसमें भगवान की मर्जी होती है।